हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। और आप लोग के क्लास 10th के जो एनसीईआरटी मॉडल पेपर है वो आप लोग का आ गया है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मॉडल पेपर में साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उस सारे प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये एनसीईआरटी मॉडल पेपर है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025। ये देखिए साइंस कम, ये साइंस का मॉडल पेपर है। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये सब सारा चीज पढ़ने वाला दिया गया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पहला प्रश्न जो यहाँ पर देखिए दिया गया है, देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है फ्रेंड्स? आपका क्या ये हो जाएगा? छाया बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो देखिए यहाँ से अगर निकालिएगा तो पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? देखिए पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। क्या होता है? 1/f होता है फॉर्मूला। अगर यहाँ से निकालते हैं तो आपका कितना निकल के आएगा? एक डायोप्टर निकल के आएगा। एक डायोप्टर निकल के आएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए प्रकाश की चाल जैसे कांच में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तो हर एक माध्यम में भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? तो भिन्न भिन्न होगा। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगा। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको भी पता है आवर्धन का कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है? तो ये होता है 2.42 होता है। कितना होता है? तो 2.42 होता है। तो चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न 8 नंबर में देखिएगा आप लोग। एक अपसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। आप लोग को पता होगा अब अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। और उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा। कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? एक बात आप लोग समझिए, जब भी रंग से रिलेटेड क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन में आए तो आप लोग सीधा क्या चीज मार के आइएगा? तो परिकिरणन मार के आइएगा। परिकिरणन मार के आइएगा। तो यहाँ पे आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये आपका परिकिरणन का है। किसका है? तो परिकिरणन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो देखिए प्राथमिक, देखिए वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। तो देखिए प्रकाश का जो रंग होता है, देखिए दो, एक प्राथमिक रंग होता है, एक द्वितीय रंग होता है। प्राथमिक रंग में आपका लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। उसके बाद अगर आप बीच में श्वेत देते हैं और दो रंग के मिलाने से जिसका निर्माण होता है उसे द्वितीय रंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? द्वितीय रंग कहते हैं। यहाँ आपका प्राथमिक रंग पूछा है तो लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये तीनों के तीनों आपका प्राथमिक रंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? तो ये फ्रेंड्स आपका कहाँ होता है? तो आप लोग को भी पता होगा, ये रेटिना पे होता है। कहाँ होता है? तो रेटिना पे होता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
तो अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को भी पता होगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है तो कितना होता है फ्रेंड्स, 1/10 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1/10 सेकंड। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। आप लोग को भी पता होगा, जूल पर सेकंड बराबर क्या होता है, वाट होता है। जूल पर सेकंड बराबर कितना होता है, वाट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। और 1000 वाट को ही क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। कितना बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर में क्या दिया गया, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी वाट होता है। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। जूल किसका होता है, कार्य ऊर्जा, दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। अब देखिए आगे प्रश्न जो दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। देखिए किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। ऊर्जा का क्या है, तो व्यवसायिक मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो होता है आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल। कितना होता है, तो 10⁻6 जूल होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए आगे प्रश्न जो आपका दिया गया है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको भी पता होगा, फ्लेमिंग के 2 नियम थे, एक लेफ्ट हैंड रूल, एक राइट हैंड रूल। तो ये किसने प्रतिपादित किया था, तो ये फ्लेमिंग किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दीजिएगा, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 10⁻³ एम्पियर होता है। तो कितना होता है फ्रेंड्स, 10⁻³ एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर पूछे, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर पूछे, तो ये होता है आपका 10⁻⁻6 एम्पियर। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न देखिए 21 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए प्रतिरोध का मान अगर इक्विवेलेंट प्रतिरोध अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रतिरोध को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। किस क्रम में जोड़ना होगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। 21 का सही आंसर ए होगा, 21 का सही आंसर ए होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में जो दिया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका नाइक्रोम का किया जाता है। किसका किया जाता है, तो नाइक्रोम का किया जाता है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए 23 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 24 नंबर में क्या दिया गया है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, देखिए प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया उपयुक्त सभी। तो देखिए ये तीनों के तीनों आपका जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। देखिए सूर्य और तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारा में क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए टिहरी बांध
निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स, क्या था? तो बिजली उत्पादन से था। किससे उद्देश्य था? तो बिजली उत्पादन से इसका उद्देश्य था। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान दीजिएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो आप लोग को भी पता है फ्रेंड्स, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल, जिसको हम सूक्ष्म सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको ड्राई सेल कहते हैं इंग्लिश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। देखिए जल जल में विद्युत अपघटन जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए कैथोड पर जो आपका गैस मुक्त होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 29 में जो दिया गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए एक रिएक्शन दिया गया है। तो देखिए ये आपका टॉपिक जो हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण और अवकरण, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको सीधा आंसर बता देते हैं क्या होगा। देखिए रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया गया, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझिए, तो ऑक्सीजन उसमें जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा? तो ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है। तो यहाँ देख लीजिए ZnO में, देखिए ZnO में क्या ऑक्सीजन हट रहा है ना, ऑक्सीजन हट रहा है। ये क्या हुआ? अवकरण अभिक्रिया हुआ। तो अवकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयित बोलते हैं। और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या? अपचयित है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ZnO उपचयित हो रहा है। ZnO उपचयित हो रहा है। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए जस्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जस्ता और तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि जिंक को प्लस HCl क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद कौन सा गैस निकलता है? तो देखिए जस्ता है, देखिए एक आपका धातु है, उसके बाद एक अम्ल है। देखिए धातु अम्ल से जब भी अभिक्रिया करेगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, धातु अम्ल से जब भी अभिक्रिया करेगा तो वो लास्ट में कौन सा गैस निकालेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाइड्रोजन आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 पर ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को धुंधिया कर देता है? निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को धुंधिया कर देता है? तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। अब देखिए निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है? निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो देखिए बुझा हुआ चूना का जो अनुसूत्र होता है वो होता है Ca × OH2। अगर अनबुझा हुआ चूना कह दे तो वो होता है CaO। उसके बाद देखिए ये Ca तो कैल्शियम का संकेत होता है। उसके बाद देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर बोलते हैं। उसके बाद इसको खड़िया चाक बोलते हैं और इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। ये आपका हो गया सारा ऑप्शन। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दंतमंजन पराजक क्या होते हैं? तो आप जो वो पेस्ट जो है, पेस्ट क्या होता है? तो वो उसका जो प्राकृतिक होता है वो आपका क्षारीय होता है। दंतमंजन का जो प्राकृतिक होता है वो आपका क्या होता है? तो क्षारीय होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 34 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग को भी पता है फ्रेंड्स, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में सही है। उसके बाद देखिए ये पीएच मान आप लोग याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया गया है जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है। आप लोग को भी पता होगा जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बॉक्साइड अगर पूछे तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए 37 में जो दिया गया धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो क्या है? जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो क्या है? तो वो सोना और प्लेटिनम है। सोना और प्लेटिनम ये दोनों धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और सोना का संकेत याद रखिएगा आप लोग AU होता है। क्या होता है? तो AU होता है।
चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए आगे क्वेश्चन नंबर 38 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? देखिए आयनिक यौगिक कहने का मतलब क्या होता है कि उसका एक एक तत्व जो है वो आपको पॉजिटिव में टूटना चाहिए और दूसरा तत्व आपका निगेटिव में टूटना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला ऑप्शन आपका कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है, उसके बाद CO2 दिया गया, HCN और KCl दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 39 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीलियम गैस है, आप लोग को भी पता होगा हीलियम क्या कौन सा गैस है? तो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्रिय गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 40 पर ध्यान दीजिएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अगर पूछे तो हीरा मारिएगा। क्या मारिएगा? तो हीरा मारिएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यही पूछ दे सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है तो अब आप लोग क्या मारिएगा? तो प्लेटिनम मारिएगा। अगर तत्व पूछे तो प्लेटिनम मारिएगा और पदार्थ पूछे तो हीरा मारिएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में आपका बेंजीन का अणुसूत्र पूछा है। किसका पूछा है? तो बेंजीन का अणुसूत्र पूछा है। तो आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स, बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? तो C6 और S6 होता है। C6 और S6 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? तो देखिए अगर आप हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे तो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन आ जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्किन और एल्काइन आ जाता है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका सिंगल बॉन्ड बनता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु, जैसे मान लीजिए आप ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस है, तो इसके बीच कौन सा बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड को ही एकल आबंध बोलते, एक आबंध बोलते। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकल आबंध। चलिए ये सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए 43 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सूत्र जो होता है Ca×OH का होल 2, Ca×OH का होल 2। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। ये कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्या दिया गया? चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो आप लोग को भी पता होगा चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22 और O11, C12H22 और O11। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद C6H6 और O6, C6H12 और O6 ये आपका किसका होता है? तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा यौगिक है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। क्या होगा? तो मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका फिर पीरियोडिक टेबल से आ गया। पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन आ गया। आपको केमिस्ट्री में 55 नंबर चैप्टर जो पढ़ना तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण, उससे आया। क्या क्वेश्चन है? मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? आप लोग को भी पता होगा सबसे पहले डोवेरिनर आया, उसके बाद ल्यूलेंडस आया, उसके बाद मेंडलीफ आया, उसके बाद मोसले साहब आए। मोसले साहब से पहले जितने भी आए वो सारा का जो आवर्त सारणी को सजाने का क्रम था वो सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाए। लेकिन मोसले साहब जब आए तो वो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाए। तो यहाँ पर मेंडलीफ का पूछा गया, तो मेंडलीफ का क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर एक पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर फर्स्ट ए के तत्वों पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, जिसका ट्रिक है हेल न करे रब से फरियाद, हेल न करे रब से फरियाद। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, लिथियम और उसके बाद सोडियम और रुबेडियम, ये सब धातु है। ये सब क्या है? तो धातु है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या होगा? तो मैग्नीशियम हो जाएगा।
मैग्नीशियम हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फिर आप पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है। देखिए हेलोजन समूह का जो भी सदस्य है वो आप लोग याद रखिएगा। देखिए जैसे बेरिलियम, बोरॉन और बेरिलियम, बेरियम, बोरॉन और बेरिलियम, देखिए ये तीनों आपका हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका हेलोजन समूह का सदस्य है ये आपका ब्रोमीन है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सारा जो तत्व है ये सब आपका हेलोजन समूह का सदस्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया, जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, तो देखिए जिंक का जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन से आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक हर एक तत्व का परमाणु संख्या आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक है। तो देखिए विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, तो अधातु जो होता है वो आपका विद्युत ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। 50 ऑब्जेक्टिव आपका करवा दिए और 30 ऑब्जेक्टिव जो बच गया उसका पार्ट 2 वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको यहाँ पर आसानी से करवाया जाएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।